प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके लिए दोनों के लिए पीएच जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कैसे? ओवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके लिए जो पीएच किस पीएच पर कार्य करती है, पीएच रेंज क्या है, अपनी बॉडी की पीएच रेंज जिसके ऊपर ये प्रॉपरली वर्क करती है, पीएच रेंज कौन सी है भैया बताइए? 7.0 से 7.8। समझ गए बात को? एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी की पीएच रेंज कितनी होती है? 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं 7 to 7.8। ठीक है, कैसे भाई? इसी पीएच रेंज पे हमारा शरीर जो होता है वह प्रॉपरली वर्क करता है। बात समझ में आ गई? अपनी बॉडी कौन से पीएच टेम्परेचर पर प्रॉपरली वर्क करती है? 7 to 7.8 पीएच। ठीक है, तो 7 पीएच वैल्यू जो अगर 7 है तो इसका मतलब किस प्रकार का सॉल्यूशन है ये, किस प्रकार का है इसका पीएच वैल्यू? इसको एसिडिक कहेंगे या बेसिक कहेंगे? 7 पीएच हो तो क्या कहेंगे? न्यूट्रल। उदासीन पीएच, न्यूट्रल पीएच जो है ना, उसके ऊपर हमारी बॉडी जो है सही वर्क करती है। इसके अलावा 7 to 8 इसका मतलब क्या है? पार्शली बेसिक, आंशिक क्षारीय। पार्शली बेसिक का मतलब आंशिक क्षारीय। समझ गए भाई? जो इसका बेसिक कैरेक्टर जो है थोड़ा सा स्टार्ट ही होने लगा है 7 से 8, जिसका बेसिक कैरेक्टर जो 7 से अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, तो बेसिक जो नेचर है पदार्थ का वह क्या होता है भाई? बढ़ता जाता है। ध्यान से रखना, ध्यान देना इस बात को कि ओवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न आपको याद हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये पीएच जो है किस प्रकार से अपने को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एसिडिक रेंज हो जाती है रेन। ठीक है, पूछ लेते हैं एसिडिक रेन किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा। एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा जो होती है वह किस पीएच पर वर्क करती है? उसका पीएच कितना होता है? जब वर्षा के जल जो रेन जो होती है उसके वाटर का टेम्परेचर वो क्या पीएच जो होता है वो कितने से कम हो जाए? 5.6 से कम हो जाता है। ऐसी वर्षा, बरसात होती है, रेन होती है ना, तो ऐसी वर्षा, अगर वर्षा के जल का पीएच, पानी ले लिया उसके पानी का पीएच अपन कैलकुलेट करें पीएच स्केल के द्वारा, तो अगर पीएच स्केल वर्षा के जल का पीएच जो है ना वो 5.6 से कम आए ना, तो उस वर्षा को हम क्या नाम देंगे? अम्लीय वर्षा नाम देंगे। कौन सी वर्षा नाम देंगे भाई? अम्लीय वर्षा नाम देंगे, एसिडिक रेन नाम देंगे। ध्यान से देखना कि एसिडिक रेन की अगर आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है, तो क्या बताएंगे? when pH of a rain water less than 5.6, when pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain। वर्षा के pH का वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाए, तो कम होने का मतलब क्या है? एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना? मतलब जिसका आपने पूछो कोई पदार्थ है उसका पीएच, कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच 1 है और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका पीएच 5.4 है, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? बताइए, देखें कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? बोलो। है एक, जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 1 है वो ज़्यादा एसिडिक है। वह क्या है भाई? ज़्यादा एसिडिक है। और जिसकी पीएच वैल्यू जो है ना वह ज़्यादा है, जैसे 5.4 है, वह लेज एसिडिक है, कम एसिडिक है। ये बात आप ध्यान में रखना कि अगर वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? एसिडिक रेन कहलाती है। ऐसी रेन क्या कहलाएगी? एसिडिक रेन। डेफिनेशन याद हो जाएगी, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लोअर लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। और जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर के लिए तो भैया कितना पीएच चाहिए? 7 to 7.8 इतना पीएच चाहिए ना, लेकिन पीएच कितना हो गया? 5.6। वर्षा हुई, बाहर अपन तो क्या घरों में रहते हैं, लेकिन और भी एनिमल्स हैं वो बाहर रहते हैं। और भी एनिमल्स कहाँ रहते हैं भाई? बाहर रहते हैं। तो ऐसी वर्षा
उनके ऊपर गिरती है तो उसको बॉडी को क्या करेगी भाई, प्रभावित करेगी ना। पानी नदी में जाएगा तो नदी के वो उसको प्रभावित करेगी, ठीक है ना। और बाहर जो पशु पक्षी वगैरह विचलित करे उसकी स्किन पे जाके गिरेगी तो उसकी स्किन को क्या करेगी भाई, एसिड तो जलाती है ना, तो बर्न करती है ना। तो इस प्रकार ये इस फसल मिट्टी में गिरेगी, पेड़ पौधों को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी वर्षा, पहले तो डेफिनेशन ध्यान में रखेंगे कि विच व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। और व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, जब ये एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, ये है बरसात का पानी रिवर्स में जाता है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर्स, जिससे क्या होता है, रिवर जो होती है उसका पीएच, उसके पानी में जाएगा तो पीएच कम हो जाएगा, तो क्या हुआ, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। आप लोगों से पूछ ले इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, व्हेन एसिड रेन्स फ्लोज इनटू द रिवर, जब एसिड रेन्स जो होती है ना उसका पानी कहाँ पर जाता है, रिवर्स में जाता है। तो रिवर्स जो होती है उसका पीएच जो क्या हो जाता है, लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, ठीक है ना। रिवर्स के वाटर का पीएच क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। द सर्वाइव, और जिससे क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। और जो नदी में रहने वाले जो जीव जंतु है, मछलियां हैं, मेंढक है और बहुत सारे जीव जंतु समुद्र में रहते हैं, उनकी लाइफ क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। समझ गए। अब दूसरी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे प्लांट्स से अब ये रेन हो रही है, एसिडिक रेन हो रही है, प्लांट्स को भी इफेक्ट करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स कल्टीवेटेड करता है ना, क्रॉप्स बोते हैं, विभिन्न चना है, बाजरा है, राजस्थान की फसलों के बारे में बात कर लें तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपको बताएं कि वीट, गेहूँ या वीट जो है उसके लिए पीएच मापक्रम कितना चाहिए भाई, 6.4, 6.4 पीएच। अगर उस सोइल की, जिस सोइल में हम क्या कर रहे हैं भाई, ये फसल बो रहे हैं, उसकी पीएच वैल्यू कितनी, पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 6.4 के आसपास अगर रहता है ना तो फिर गेहूं की फसल अच्छी होती है। अब आप सोचिए कि वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम, इतने कम पीएच की रेन जो है वो मिट्टी में सोइल पे गिरेगी तो क्या होगा भाई, उस सोइल का पीएच कम होगा। तो ये गेहूं की फसल के लिए सही है कि गलत है, गलत हो गया। क्यों, पीएच कितना चाहिए, 6.4 चाहिए। आगे बात समझ में। इसी प्रकार और देखिए आप, बाजरा जो है पेनिसिटम टाइफोडियम है, इसका नाम, बोटेनिकल नाम क्या है, पेनिसिटम टाइफोडियम। तो बाजरा जो है इसके लिए भी पीएच वैल्यू फिक्स है, कितनी है भाई, 5.5 से 7.5। ये थोड़ा सर्वाइव कर जाएगा, अगर एसिडिक रेन होगी ना तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा 5.5 से 7.5, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में एसिडिक रेन होती है ना तो फिर ये भी 5.6 से कम होते ही और कम हो जाएगा। और ज़्यादा एसिडिक रेन हो गई ना तो फिर क्या है, मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे ये फसल नहीं हो पाएंगी। मूंग जो है, बाजरे के अलावा मूंगा, हिंदी में लिख देता हूँ, मूंग जो है उसके लिए पीएच कितनी चाहिए, 6.2 से 7.2, 6.2 से 7.2 पीएच रेंज चाहिए। इस रेंज में अगर उस मिट्टी की रेंज 6.2 से 7.2 है तो वह क्या हो जाएगा भाई, अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा। आगे बात समझें। मूंग के अलावा मोठ जो है, देखिए मोठ ज़्यादा सर्वाइव करता है। मोठ तो जानता ही है कि मोठ जो है वह ज़्यादा सर्वाइव करेगा भैया। कैसे, 3.5 से 10.5 से 10 तक की पीएच रेंज जो है उसमें मोठ जो है वह काम प्रोडक्टिविटी दे सकता है, ठीक है ना। किसमें, 3.5 से 10 तक, 3.5 to 10, ये आप लिख लीजिए क्योंकि ये चीज़ आपको लिखनी है। वीट के लिए 6.4 सोइल का पीएच होना चाहिए। बाजरे के लिए कितना होना चाहिए, 5.5 से 7.5, ठीक है। और मूंग के लिए 6.2 से 7.2, मोठ के लिए 3.5 to
10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप चना 2-8, ठीक है ना। सोइल की अगर pH 6 to 8 रहे ना तो चने की फसल अच्छी होती है, समझ गए, प्रोडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं अपन भाई, लिख लिया क्या सारा, क्लियर कर दूं। अब देखिए आगे कि एसिड्स जो होती हैं, आप लोगों को ये समझा देते हैं पहले कि भाई एसिड रेन आपने नाम सुना, किसका नाम सुना, एसिड रेन, ठीक है ना। एसिड रेन किसे कहेंगे, एग्जाम में आ गया, व्हाट इज एसिड रेन। क्या लिखेंगे, एसिड रेन की डेफिनेशन क्या हो गई, याद है क्या डेफिनेशन, आप देखो, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है ना। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं एसिड रेन, एग्जाम में आ गया, एसिड रेन क्या है, ठीक है, व्हाट इज एसिड रेन। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, इज लेस देन, आप भी लिख लो 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, व्हाट इज एसिड रेन। 1 नंबर का पर्सन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपका गलत नहीं होना चाहिए। कैसे भाई, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, पक्की बात है। अब आप लोगों को इसका कारण समझना पड़ेगा कि एसिड रेन जो होती है ना वह क्यों होती है, एसिड रेन क्यों होती है, इसका कारण समझना पड़ेगा। देखिए कारण क्या है, इसको हम समझा देते हैं आप लोगों को कि मुख्य तो बात देखिए, एसिड रेन जो होगी, एसिड रेन कैसे होती है इसकी चर्चा कर लेंगे कि एयर पोल्यूशन जो होता है ना, एयर पोल्यूशन, समझ गए, किसके कारण होती है, कोजेज क्या है, एयर पोल्यूशन है। कौन सा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन इसका कारण है। क्या कारण है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो होती है ना किसके कारण होती है, जनरली जो धुआं वगैरह निकलती है, स्मोक वगैरह निकलता है, चाहे वो व्हीकल्स से हो या फिर व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं या इंडस्ट्री वगैरह जो होती है, उनसे क्या निकलता है भाई, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है ना। इस धुएं में क्या होते हैं भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, कार्बन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, ये उस धुआं के साथ किस में आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, उस स्मोक के साथ किस में आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। और ये अब रेन हो रही है, वर्षा हो रही है, बादलों से क्या हो रही है भाई, बादलों से बरसात हो रही है। बरसात में क्या आएगा भाई, रेन हो रही है तो क्या आ जाएगा, रेन वाटर आ रहा है ना, ठीक है। रेन वाटर जो होता है वह इनसे रिएक्ट करता है, ये गैस किस में आ जाती है, इसमें आ जाती हैं। ये सारी गैस इस रेन वाटर H2O, रेन वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O, इसके साथ रिएक्ट करती है ना, तो क्या बना लेती है, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है भाई, HNO3, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड बन गया। फिर इसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है तो क्या बन जाएगा भाई, कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर सल्फर के ऑक्साइड अगर इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, H2SO4, क्या बन जाएगा, H2SO4। तो मुख्यतः H2SO4 जो होते हैं, HNO3 व H2SO4, नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति जो होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इसके द्वारा मतलब रेन वाटर जो होता है, उस रेन वाटर में कौन कौन सी एसिड बन जाती है भाई, मुख्यतः HNO3 और H2SO4,
ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बन जाने के कारण वर्षा के जल, रेन वाटर जो है उसका पीएच कितना हो जाता है 5.6 से कम। और 5.6 से अगर कम जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू हो जाती है तो इसको अपन क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। किसके क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो एसिडिक रेन जो है या एसिड रेन जो है उस किसके कारण होती है, एटमॉस्फेरिक एयर पोल्यूशन के कारण। एयर पोल्यूशन हो गया किसके कारण, एयर पोल्यूशन के कारण। एयर पोल्यूशन के कारण मुख्यतः कौन कौन सी एसिड रेन वाटर में बन जाती हैं, वर्षा जल में बन जाती हैं, कौन कौन सी, HNO3। HNO3 कौन क्या नाम है भाई, HNO3 को क्या कहते हैं, HNO3 का नाम पता नहीं है, नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं भाई, HNO3 नाइट्रिक एसिड, याद रह जाएगा क्या, ठीक है। नाइट्रिक एसिड बन जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आ गई बात समझ में। कार्बोनिक एसिड, लिखा है इसको, नहीं लिखा होगा तूने, लिख लिया कर, लिख लिया। तो ये जो है एसिड रेन का कारण है, आ गई बात समझ में। इसके अलावा आपकी बुक में एक और दे रखा है कि क्या भाई, एसिड इन अदर प्लेनेट्स। प्लेनेट्स का मतलब समझते हो, प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह। क्या मतलब होता है बच्चा, ग्रह होता है, प्लेनेट का मतलब ग्रह होता है, ठीक है। प्लेनेट्स, अदर प्लेनेट्स, जैसे मान लो कि ये जो ग्रह है ना, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, वेनस ग्रह जो है, कौन सा ग्रह होता है वेनस, ये सबसे चमकीला ग्रह है जिसको कहेंगे भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पता है क्या है, शुक्र ग्रह, वेनस ग्रह, शुक्र भी कहते हैं इसको, शुक्र हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में वेनस ग्रह कहते हैं, वेनस प्लेनेट कहते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट येलोइश क्लाउड, थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड है, ठीक है। किसके कारण होते हैं, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना। कौन से ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या काम की बात आ गई भैया, याद रखने वाली बात, क्लाउड्स, क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। किस प्रकार के, व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स, व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड अपन बना देते हैं, इसके ऊपर व्हाइट क्लाउड बना देते हैं। इस प्रकार के बादल पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, ये व्हाइट है। और पीले बादल, कौन से बादल भैया, पीले बादल और पाए जाते हैं। कौन से बादल पाए जाते हैं, पीले बादल कहां पर पाए जाते हैं, वीनस, ठीक है ना। उसके एटमॉस्फेयर, उसका कौन सी एसिड पाई जाती है वहां पर, सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर पाई जाती है। कौन सी एसिड पाई जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक नंबर का प्रश्न यहां से आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इट इज द पीएच ऑफ सोइल इन योर बैकयार्ड। ये अपन पहले इसको अपन मैंने बता चुका हूं कि आप मिट्टी की जो पीएच है ना उसके बारे में, ये व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड, ठीक है। इसको अपन वो जो चीजें अपने पहले बताई हैं वो आप लिख देना कि गेहूं की फसल के लिए कितना पीएच चाहिए, ठीक है। प्रत्येक जो प्लांट जो होते हैं ना, बगीचे जो है, बगीचे की मिट्टी भी जो होती है ना वहां के प्लांट्स के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। जो भी प्लांट्स होते हैं ना जनरली उनके लिए जो पीएच वैल्यू कितनी चाहिए, मनुष्य के लिए तो कितनी चाहिए, एनिमल्स के लिए पीएच वैल्यू कितनी है बताओ, देखें 7.0 to 7.8, याद रह जाएगा। और इसी प्रकार प्लांट्स के लिए पीएच वैल्यू है कितनी, 6.5 to 7.5, ये ध्यान में रखना। प्लांट्स के लिए पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए मिट्टी की, 6.5 to 7.5। अगर ये पीएच वैल्यू है ना
तो क्या है, जितने भी जो अपने जो बगीचा है, बैकयार्ड्स है, उसमें जो प्लांट्स है वो अच्छी ग्रोथ करेंगे, ठीक है ना। अगर उसकी पीएच वैल्यू चेंज कर देंगे अपन, जैसे रेन वाटर से चेंज हो जाएगी, चेंज कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा भैया, वो ग्रोथ कम करेंगे। प्लांट्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ देयर हेल्दी ग्रोथ, ठीक है ना। क्या देखो, प्लांट्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच रेंज। स्पेसिफिक पीएच रेंज का मतलब क्या है, प्रत्येक प्लांट जो है वह अलग अलग पीएच पर जो क्या करता है, हेल्दी ग्रोथ करता है। अगर ग्रोथ तो करेगा, पीएच अगर ऊपर नीचे होगी तो भी ग्रोथ नहीं तो करेगा, लेकिन हेल्दी ग्रोथ कब होगी, जब क्या होगा, स्पेसिफिक पीएच रेंज उसको मिले। आगे बात समझ में। फिर टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सोयल ऑफ द पीएच फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो एक्टिविटी, ठीक है। इसको इस एक्टिविटी के द्वारा भाई जो भी जो होगी मिट्टी होगी ना, सोइल जो है, उसको अपन इस एक्टिविटी है, इसको देखिए आप, इसके द्वारा अपन उसको चेक कर सकते हैं। पानी में घोल लेंगे, पानी में घोलेंगे तो जो एसिड होगा या बेस होगा, वाटर सोल्यूबल होता है, उसमें घुल जाएगा, और उस वाटर की अपन क्या कर लेंगे, पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे को क्या याद हो जाएगी, उस बगीचे की मिट्टी की पीएच अपने को मिट्टी तो घुलती नहीं है भाई, उसमें एसिड या बेस घुले रहते हैं, उसी का पीएच है, समझ गए ना। तो जिस प्रकार की रॉक से बनी है मिट्टी, उस रॉक का उसमें किस प्रकार के एसिड है या बेस है, उसके हिसाब से क्या होता है भाई, पीएच वैल्यू डिसाइड होती है इसकी, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे, पुट अबाउट 2 ग्राम सोइल इन, पुट अबाउट 2 ग्राम सोइल इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं सॉरी, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें 2 ग्राम क्या ले लेंगे भाई, मिट्टी ले लेते हैं। कौन सी, बैकयार्ड की मिट्टी ले ली, सोइल, कितनी, 2 ग्राम, ठीक है ना। एंड 5 ml वाटर, ऐड 5 ml, 5 ml वाटर जो है इसमें अपन ने डाल दिया, डाल देते हैं वाटर, इसमें डाल देंगे तो मिट्टी तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है ना, ठीक है ना, इनसोल्यूबल होती है, ठीक है। सेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब इसको क्या करते हैं अपन, हिलाते हैं, टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, सेक करते हैं, हिलाते हैं। फिर क्या हो जाएगा, फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब और लेंगे, इसमें ये जो कंटेंट्स अपने उसको मिलाया है ना, मिक्स किया है, हिलाया है, तो घुल जाएगी ना मिट्टी। इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब और ले ली, इस टेस्ट ट्यूब में इसको अपन ने क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया। फिल्टर कर लिया तो सिर्फ क्या रहेगा भैया, इसमें सिर्फ पानी पानी रहेगा, बाकी मिट्टी जो है ना वो दूसरी टेस्ट ट्यूब में रह जाएगी। आगे बात समझ में। फिर क्या करेंगे, चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विथ द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसके द्वारा, किसके द्वारा भाई, यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा अपन इसकी पीएच वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जिससे अपने को मिट्टी के पीएच का मालूम पड़ जाएगा। आगे बात समझ में। बगीचे, बैकयार्ड जो है उसकी मिट्टी का पीएच कितना है, वो इस प्रोसेस के द्वारा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मालूम पड़ गया कैसे। अपन क्या करते हैं, बैकयार्ड की सोइल लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सोइल लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे भाई, 5 ml वाटर ऐड करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, सेक करेंगे अच्छी तरह से। सेक करने के बाद फिल्टर करेंगे, फिल्टर करेंगे तो नेक्स्ट अदर टेस्ट ट्यूब में अपन क्या करेंगे, उसको लेंगे, और अदर टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से अपन क्या करेंगे बच्चा, यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से क्या करेंगे, चेक करेंगे, और इस प्रकार हम जो उस मिट्टी की पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी बढ़िया बात है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें पीएच की क्या भूमिका है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच की इंपॉर्टेंस आपको पता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है पीएच की अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। कैसे भाई, कैसे बताओ। देखें, अपन जो डाइजेशन जो है, कोई भी अपन खाना खाते हैं, डाइजेशन, ठीक है ना, खाना अगर अपन खाएंगे तो उसका डाइजेस्ट करना जरूरी है। और डाइजेशन किसमें होता है, अपने एलिमेंट्री कैनाल में होता है। किसमें होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में मुख्यतः 3 जगह डाइजेशन का प्रोसीजर होता है।
अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। 3 जगह डाइजेशन का प्रोसीजर होता है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बता देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह है, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक तो माउथ में होता है डाइजेशन। कहाँ पर होता है? माउथ में होता है। समझ गए बात को? ठीक है, फिर नेक्स्ट थोड़ा बहुत स्टोमक में होता है। ठीक है, और कंप्लीट जो डाइजेशन है वो कहां पर होता है? इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन, और कौन से इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आगे बात समझ में? 3 जगह डाइजेशन का प्रोसेस होता है, माउथ में, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन में ये तीनों पार्ट जो है इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। यहां पर माउथ जो है उसमें जो पीएच जो होता है ना, वह क्या होता है? एल्केलाइन पीएच होता है। किस प्रकार का? एल्केलाइन पीएच। मुख में जो पीएच जो होता है वह क्षारीय माध्यम में पीएच होता है, डाइजेशन होता है। कौन सा मीडियम होता है? बेसिक मीडियम। ठीक है ना, समझ गए? अगर मुख का पीएच एसिडिक हो जाता है, ध्यान में रखना, मुख का पीएच एसिडिक हो जाए, एसिडिक, ध्यान से देखना इस बात को, एसिडिक का मतलब अम्लीय और 5.5 से कम हो गया। एसिडिक होते होते कितना हो गया? 5.5। वैसे जनरली किस प्रकार का होता है माउथ का पीएच? एल्केलाइन पीएच होता है, बेसिक पीएच होता है। अगर ये पीएच 5.5 से कम हो जाए, आपने देखा रेन वाटर जो है, रेन वाटर का पीएच कितने से कम हो जाए? रेन वाटर जो है उसका 5.6 से लेज हो जाए, 6 से कम, 5.6 से कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा? उस वर्षा का नाम चेंज हो जाएगा। उस रेन का कौन सी रेन हो जाएगी? एसिडिक रेन हो जाएगी। और अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, ठीक है ना, लेस देन 5.5, तो क्या हो जाएगा बच्चा? बताओ देखें क्या हो जाएगा? अपने जो टीथ जो है ना, दांत, टीथ जो है वह टूटने लग जाएंगे। डिके ऑफ टीथ, डिके, DECAY ऑफ टीथ। ठीक है, ये नेक्स्ट है। लेकिन अपने दांत जो है वो खराब होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने दांतों पर एक शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ की परत पाई जाती है, जो व्हाइट दिख रहे हैं ना, आगे शीर्ष पर व्हाइट दिख रहे हैं, वो कौन सी है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ठीक है, सबसे कठोरतम इनेमल, ठीक है ना, इनेमल कहते हैं इसको। इनेमल की परत पाई जाती है। अगर माउथ का पीएच जो है वह 5.6 से कम हो जाने लग जाता है तो इनेमल की परत भी क्या हो जाती है? वो इस एसिड से, एसिड हो जाता है ना, फिर एसिड से क्या हो जाती है? इनेमल की परत जो होती है वह भी क्या हो जाती है भाई? घुलने लग जाती है, और दांत जो होते हैं, टीथ जो होते हैं, वो टूटने लग जाते हैं। आगे बात समझ में? डीके ऑफ टीथ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, माउथ में किस प्रकार का मीडियम चाहिए डाइजेशन के लिए? एल्केलाइन मीडियम चाहिए। आगे बात समझ में? अगर एसिडिक हो गया तो अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, दांत भी नहीं रहेंगे तो आइसक्रीम ही खाएंगे फिर। ठीक है, इसके अलावा दांत ही रहेंगे तो आइसक्रीम ही खाएंगे, और कुछ खा ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं रहेंगे तो स्टोमक जो होता है, स्टोमक, मैंने आपको बताया था, स्टोमक जो होता है उसमें एक जूस सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। जिसको क्या कहते हैं बच्चा? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो इसकी स्टोमक जो होता है इसकी वॉल के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, इस गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है ना, वह कितना होता है? 1.2। मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां पर कुछ सेल्स जो होती हैं वो एक एसिड का भी सीक्रेट करती हैं। उस एसिड का क्या नाम है? HCl। क्या नाम है भाई? HCl। स्टोमक में कौन सा एसिड सीक्रेट होता है? HCl। कौन सा एसिड सीक्रेट होता है? याद रखना, HCl। कौन सा होता है? HCl होता है। और HCl को क्या नाम कहते हैं? नाम क्या है भाई? HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
स्टोमेक में बनता है, और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा ना तो अपन भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारे काम करता है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं अपने बॉडी, आपने खाना खाया उसमें कुछ बैक्टीरिया चले गए, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, दूसरी बात, आपने चने वगैरह खाए हैं, कुछ हार्ड नट खाए हैं, तो उसको भी ये क्या कर देता है, गला देता है। आगे बात समझ में। और भोजन जो है स्टोमेक में 4-5 घंटे तक रुकता है। जो भी आपने फूड खाया है वह 4-5 घंटे अपने स्टोमेक में रुकता है, तो उसको क्या करता है, वह सड़ने से बचाता है। आगे बात समझ में। एसिडिक मीडियम उसको प्रोवाइड करता है, समझ गए, क्योंकि स्टोमेक जो होता है उसमें अगर एसिडिक मीडियम नहीं हो तो मुख्यतः 3 एंजाइम जो होते हैं, 3 एंजाइम इसमें सीक्रेट होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं भोजन को। कौन कौन से? पेप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ये एंजाइम जो होता है ना, पेप्सिन है, लाइपेज है और रेनिन एंजाइम है, वो क्या करते हैं भैया, भोजन को एसिडिक मीडियम होता है ना तभी पचा पाते हैं। अगर एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा ना तो ये भोजन को नहीं पचा पाएंगे, ये भोजन को नहीं पचा पाएंगे। और अगर क्योंकि ये किसके कौन से मीडियम में कार्य करते हैं, एसिडिक मीडियम में। कौन कौन से? पेप्सी, लाइरे आमाशय में गई रे, पेप्सी, लाइरे स्टोमेक में गई रे, पेप्सी, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। क्या बताया मैंने? आमाशय में कौन कौन से एंजाइम जो होते हैं एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, उसके लिए एसिडिक मीडियम जरूरी चाहिए। स्टोमेक में कौन से एंजाइम होते हैं? देखिए, पेप्सी, लाइरे, पेप्सी, लाइरे स्टोमेक में गई रे। इसे याद हो जाएगा आपको कि स्टोमेक में कौन कौन से एंजाइम भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। पेप्सी से मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? पेप्सिन। पेप्सी से मतलब पेप्सिन, याद हो जाएगा। लाई का मतलब लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। और रे का मतलब नंबर 3 एंजाइम, रेनिन एंजाइम। आगे बात समझ में। पेप्सी, लाइरे, पेप्सिन जो एंजाइम जो है वह प्रोटीन्स को थोड़ा बहुत पचाता है, पार्शली डाइजेस्ट करता है। किसका डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन का। कौन? पेप्सिन। लाइपेज किसको पचाता है? लिपिड, जो तेल घी अपन खाते हैं उसका आंशिक पाचन, पार्शली डाइजेशन करता है। और रेनिन जो होता है वो मिल्क को कर्ड में क्या करता है? चेंज करता है। मिल्क, दूध को दही में बदल देता है, दही का पाचन हो जाता है। फिर बच्चों में जनरली ये पाया जाता है। कौन सा? रेनिन। दूध पी लिया आपने, उसको पहले दही में बदलेंगे। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है जब दूध पीता है ना तो थोड़े दिन बाद जब वो उल्टी कर देता है अपनी मम्मी के ऊपर, जैसे भी कोई गोद में लेता है तो वो दही के रूप में उल्टी करता है। क्यों? क्योंकि उसने दूध पिया और रेनिन के पास गया, रेनिन ने उसका दही बना दिया और आपने उसको पेट दबा दिया, वापस से दही निकाल दिया। नहीं समझे बात को? तो मिल्क जो है ना उसको कर्ड में बदलने का कार्य किसका है? रेनिन का है। आगे बात समझ में। तो 3 एंजाइम कौन से मीडियम में कार्य करेंगे भैया? स्टोमेक में कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम होता है। और कौन सी एसिड इसमें पाई जाती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। कौन सी एसिड पाई जाती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई बात? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, देखिए आगे। हाँ, उतार ले। ठीक है, पेप्सी, लाइरे स्टोमेक में गई रे, साथ साथ उतार लिया कर बेटा।
लाइपेज, ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है, लिपिड, फैट, वसा, ऑयल और घी, ये क्या है, लिपिड्स हैं, तेल और घी। हाँ जनरली बच्चों में, फिर बाद में धीरे धीरे अपने में तो फिनिश हो जाता है, इसलिए अपन दूध का ज़्यादा नहीं पचा कर डाइजेस्ट नहीं करते। ये पाए जाते हैं आमाशय में, हाँ बिल्कुल ठीक है। हटा दें, अब थोड़ी सी रीड और कर लीजिए अब इसको। देखो इसको अपन रीड कर लेंगे। पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट और स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टोमक जो है क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सी एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बता दिया मैंने, HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन, स्टोमक, ठीक है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। ये स्टोमक को बिना हानि पहुंचाए क्या करता है भाई, डाइजेस्ट करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है, विदाउट ऑफ फूड विदाउट हेल्पिंग द, विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, ठीक है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब आपके कब्ज हो जाती है, इनडाइजेशन अपच की स्थिति हो जाती है, कोई ज़्यादा खा लेता है, कोई खाली पेट रहता है, ठीक है ना, दोनों ही स्थिति होती है। ज़्यादा खाना भी नुकसानदायक है और खाली पेट रहना भी नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में क्या है, द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, ज़्यादा आप खाओगे इन डाइजेशन की स्थिति में, टू मच एसिड, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, दर्द व पीड़ा, इरिटेशन होती है, पेन व दर्द व पेन एंड इरिटेशन होता है। ये ध्यान में रखना, ये शब्दावली जो है आपके लिए काम की है कि जब ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। टू गेट राइड ऑफ, हाँ इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिडिटी, क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। इसको अपन क्या कहेंगे, एसिडिटी कहेंगे, ठीक है ना। एसिडिटी किसे कहते हैं, हाँ बताएंगे, व्हाट इज एसिडिटी, ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, इट इज कॉल्ड एसिडिटी, ठीक है। एक नंबर का प्रश्न बन जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी परिभाषा। ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काम का है, एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिडिटी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन यही लिख दो, ड्यूरिंग इनडाइजेशन, ड्यूरिंग, जल्दी लिख लो, इनडाइजेशन, ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमक produces too much acid, too much acid and this causes pain and irritation, and this causes pain and irritation, pain and irritation, it is called acidity, it is called acidity, ठीक है ना। अब आप लोगों से पूछ ले, टू गेट राइड ऑफ, मतलब गेट राइड ऑफ का मतलब क्या होता है बताइए, देखें, टू गेट राइड ऑफ, एसिडिटी को दूर करने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए। गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। एसिडिटी हो गई, इसको कैसे दूर करें, ठीक है ना। गैस हो गई, उसको कैसे दूर करें, जलन हो जाती है ना, होती है ना। जनरली कहते हैं आप लोग 10 में से 5 लोग आपको कह देंगे कि एसिडिटी हो गई, क्यों, ज़्यादा खा लेते हैं या फिर बैठे रहते हैं,
ठीक है ना कुछ कारण ऐसा हो जाता है जो कि इनडाइजेशन हो जाता है, फूड डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? जब फूड इनडाइजेस्ट होता है, डाइजेशन नहीं होता ना, तो स्टोमक में कौन सी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इट इज कॉल्ड, जिसके कारण क्या होगा? दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, और इट इज कॉल्ड एसिडिटी। अब इसके से छुटकारा कैसे मिले? तो टू गेट राइड ऑफ दिस पेन, अब किसके कारण हो रहा है? छुटकारा कैसे मिले? अगर आपको बिच्छू ने काट लिया है, ठीक है ना, आपको पता है बिच्छू ने काटा है, तभी उसका इलाज करोगे ना, डॉक्टर के पास जाओगे कि मेरे को बिच्छू ने काट लिया, समझ गए ना? तभी आप डॉक्टर के पास जाके बताओगे मेरे को बिच्छू ने काट लिया, तो डॉक्टर बिच्छू के हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। अगर आप कहोगे कि सांप ने काट लिया, तो सांप के हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। और आप ये कहोगे कि मेरे को किसी पत्थर की लगी है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देता है ना। तो जब अपने को पता है कि अपने को पेन एंड इरिटेशन किस प्रकार से होता है, तो उसका कारण क्या है? क्या कारण है? एसिड है। क्या कारण है? एसिड है। तो इस एसिड के इफेक्ट को दूर करने के लिए कुछ जो पदार्थ है अपने को लेने पड़ता है, ठीक है ना, कुछ मेडिसिन लेने पड़ेगी। पीपुल यूज बेसेज। आपको पता है कि एसिड के जो इफेक्ट जो है ना, उसको दूर कौन करेगा? बेस दूर करेगा। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ये दौड़ना है बेसेज क्षार, ठीक है ना। एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है भाई? क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड का जो कैरेक्टर जो है उसको डिस्ट्रॉय कौन कर देता है? बेस कर देता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे और प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे और साल्ट एंड वाटर बना लेंगे, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहां पर हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो टू गेट राइड ऑफ दिस पेन पीपुल यूज बेसेज कॉल्ड एंटासिड। ठीक है, क्या कहेंगे? एंटासिड। ये 1 नंबर का प्रश्न आता है, एंटासिड किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो एसिडिटी को दूर करता है। ठीक है, टू गेट राइड ऑफ एसिडिटी, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? एंटासिड कहलाएंगे। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। जो ज्यादा मात्रा में एसिड आ रहे हैं ना, उसको क्या कर देता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन इसमें हो जाती है। टीवी में कई बार आता है, इनो ऑन एसिडिटी गोन, इनो ऑन एसिडिटी गोन। जैसे ही इनो साल्ट आप ऑन करते हैं, लेते हैं, तो एसिडिटी चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि इनो साल्ट में क्या होते हैं? एंटासिड होते हैं, बेस होते हैं। ये क्या करते हैं? जब एसिड जो इसमें है एक्सेस एसिड, ज्यादा मात्रा में जो एसिड जो अपनी स्टोमक में बने हैं, एक्सेस एसिड जिसको कहते हैं, उसके साथ बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे भैया? साल्ट बना लेंगे और प्लस वाटर बना लेंगे। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जाएगी और तुरंत आपके आराम आ जाएगा। नींबू पानी मत पले ना, नींबू में तो क्या आ जाता है? फिर वापस एसिड आ जाती है, समझ गए ना? तो ये ध्यान में रखना। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सिस्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, एंटासिड के एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको? पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका सामान्य कॉमन नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका नाम है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। क्या काम करता है? एंटासिड के रूप में काम करता है। एंटासिड क्या होते हैं? एसिडिटी को दूर करने वाले पदार्थ। ए मिल्ड बेस है, इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पज। मतलब एंटासिड क्या होते हैं? टू गेट substances which are used to get rid of acidity। समझ गए? लिख लो इसको। substances which are used to get rid of acidity are called
एंटासिड, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे इसके? एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। क्या है? एक मिल्ड बेस है, वीक बेस है, समझ गए? क्या काम करता है? ये एक्सेस जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है। उसको क्या करता है भाई? न्यूट्रलाइज करता है। बात समझ में आ गई? अब चलेंगे नेक्स्ट, देखिए पीएच चेंज एज द कोजेज ऑफ टूथ डिके। जो अपने दांत जो हैं उनको नष्ट होने से अगर बचाना है, आपको दांतों को संभाल के रखना है कि दांत जो है वो भी काम की चीज़ें हैं, बटका भरने के ही काम आ जाती है और नहीं तो, ठीक है ना। कोई आपसे कोई छेड़खानी करे, बटका भर लो उसके, है ना, काट लो उसको। और कोई हथियार तो नहीं है अपने पास, तो यही हथियार हैं। और खाना खाने के लिए तो देखो काम आते हैं, और चेहरे की बनावट बनाए रखने के लिए काम आते हैं, स्माइल के लिए काम आते हैं, बोलने के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। भोजन को चबाने, ये तो इनका प्राथमिक कार्य है, भोजन को ग्रहण करना प्राथमिक कार्य है। तो अगर माउथ का पीएच चेंज हो जाएगा, पहले बता चुका हूं कि माउथ का पीएच अगर चेंज हो जाएगा ना तो दांत डिक्के हो जाएंगे, डिक्के होने लग जाएंगे। पीएच कैसे चेंज होता है? जब आप माउथ को साफ नहीं करते हैं, और जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, लेस देन 5.5, तो क्या हो जाता है? ये टूथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। कब प्रारंभ होगा, कब स्टार्ट होगा? जब माउथ का पीएच लेस देन 5.5, ठीक है ना। देखिए टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे? टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH of mouth is lower than 5.5. टूथ इनेमल, देखो मैंने कहा था इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इनेमल का केमिकल नाम है। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेमल है। ध्यान से देखना, ध्यान याद रखना, जनरल साइंस में बहुत बार प्रश्न आता है, ठीक है ना। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, यह ध्यान में रखना, ठीक है ना। कैल्शियम फॉस्फेट, समझ गए? कैल्शियम फॉस्फेट क्या क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है, क्रिस्टलीय रूप जो है वह क्या है? इनेमल है। क्या नाम है इसका? केमिकल नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, याद रह जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेज, हार्डेस्ट सब्सटेंसेज है, मैंने कहा था इन द बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंसेज इन द बॉडी कौन सा है? विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेज इन द बॉडी? क्या बताएंगे? इनेमल। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। लिख लो इसको, हार्डेस्ट सब्सटेंसेज इन द बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंसेज इन द बॉडी, क्या बताएंगे? इनेमल, इनेमल, ठीक है। केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है। दांत की जो ये व्हाइट लेयर दिख रही है ना, यही है इनेमल, ये सबसे कठोर है। आपको पता है आपके दादाजी एक्सपायर हो गए मान लो, या परदादाजी हो गए, पहले हो गए या होंगे, कोई भी जो भी होते हैं ना आसपास में, मान लो किसी के और के, मान लो अपने मत मान लो, थोड़ा दुख होता है तो, ठीक है ना। किसी और के दादाजी खत्म हो गए, कोई भी खत्म हो गया, तब उसको जला के आएंगे, दाह संस्कार करके आएंगे ना, तब क्या होगा भाई? दाह संस्कार करने के बाद तीसरे दिन अपन क्या करने जाते हैं? उसके फूल चुगने जाते हैं। फूल का मतलब दांत ही बचते हैं, बाकी का जल जाता है। दांत ही क्यों बचते हैं?
क्यों? क्योंकि दांत जो होते हैं उसके ऊपर जो कवर होता है वो बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंसेज है। कि कौन सा नाम क्या है? इनेमल। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। किसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है? कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों से पूछ ले कि हार्डेस्ट सब्सटेंसेज, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, तो क्या आएगा? इनेमल। ठीक है, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये चीज 3-4। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, यह वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता है। कि अपन माउथ में हमेशा पानी रहता है, लार रहती है, उसमें डिजोल्व नहीं होता है ना। आप दांतों को डाल के देख लेना, पानी में डिजोल्व नहीं होंगे। तोड़ करके कोई टूट जाए ना, उसको डाल के देख लेना, ठीक है। बट इज कोरोडेड, कोरोडेड का मतलब संक्षारित हो जाता है, गलने लग जाता है, जिसको कहते हैं भुरभुरा कर गिरना, दांत खिर जाते हैं ना, जिसको कहते हैं राजस्थानी भाषा में, देशी भाषा में खिर जाते हैं, तो वो टुकड़ों में धीरे धीरे टूटने लग जाता है। कोरोडेड व्हेन द पीएच, कब टूटेंगे दांत, कब खराब होंगे दांत? व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बेलो 5.5। मैंने आपको कह दिया था कि जब माउथ का पीएच जो होता है 5.5, लेस देन 5.5, 5.5 से बेलो होने लग जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये इनेमल जो है वह डिस्ट्रॉय होने लग जाता है और टीथ डीके स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ। अब ये एसिड कहाँ से आता है? 5.5 से कम पीएच कैसे होता है? कि जब आप पेस्ट नहीं करेंगे, खाना खाएंगे तो बैक्टीरिया, खाना खाने के बाद पेस्ट नहीं करेंगे, माउथ को साफ नहीं करेंगे, तो बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं, है ना, बैक्टीरिया इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड। ये बैक्टीरिया जो होता है ना, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। भोजन खाने के बाद में जो शुगर या फूड पार्टिकल्स अपने माउथ में, दांतों में फंस जाते हैं ना, कई बार जो पालक भी फंस जाता है, ठीक है ना, और कुछ जलेबी खा ली वो भी फंस जाती है, दानी बुंगड़ा खा लिया वो भी फंस जाता है, तो दांतों में ये चीज़ें फंस जाती हैं और फंस जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? फूड पार्टिकल्स कहते हैं। शुगर वगैरह फंस जाती है, रसगुल्ला खा लिया, थोड़ा बहुत रसगुल्ला दांतों में फंसा हुआ, या आपने माउथ साफ नहीं किया ढंग से, पानी नहीं पिया ढंग से, ठीक है ना। और अगर तो इनका क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया जो माउथ में पहले से उपस्थित होते हैं, ये डिग्रेडेशन करते हैं, किसका? इनको पचाते हैं, इनका अपघटन करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। तो इनके डिग्रेडेशन से, किनके डिग्रेडेशन से? शुगर एंड फूड पार्टिकल्स के डिग्रेडेशन से क्या बनते हैं भाई? एसिड बनती है, एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, अब इसको रोके कैसे? तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। फूड ग्रहण करने के बाद, ईटिंग फूड, आफ्टर ईटिंग फूड अपन क्या करेंगे कि माउथ को क्या करेंगे भाई? क्लीन करेंगे, ठीक है। यूजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट अपन काम में लेंगे। अब टूथपेस्ट में भी जनरली चूना आता है, और चूने क्या आता है? बेस होता है, क्षार होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? बेस हैं, क्षार है ना। अब ये क्या करते हैं? चूना पत्थर वगैरह, ये जो एसिड बनती है उसको भी न्यूट्रलाइज करते हैं, साथ में जो फूड पार्टिकल्स है उनको भी हटाते हैं, शुगर को भी माउथ से हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? एसिड नहीं बनेगी, माउथ का पीएच 5.5। मैंने कहा था माउथ का पीएच जनरली क्या होता है? एल्केलाइन पीएच होता है या बेसिक पीएच होता है, ठीक है। तो लार में जो एंजाइम होता है ना, कौन सा? टाइलिन एंजाइम। टाई लगा के जाएंगे किसी शादी समारोह में, टाई लगा के जाएंगे ना, तो लार तो उसके ऊपर गिर जाती है, कुछ ना कुछ समोसे वगैरह देख, खाने वाली चीज़ें अपन देखेंगे, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन एंजाइम। तो ये एंजाइम जो है क्षारीय माध्यम में मुख्यतः काम करता है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, दांत खराब हो जाएंगे, टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। आगे बात समझ में आ गई। क्या टूथपेस्ट क्या करता है? इनका नेचर क्या होता है? जनरली बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। फॉर क्लीनिंग द टीथ एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो ज़्यादा मात्रा में अपने माउथ में एसिड बन गया है, एक्सेस एसिड, उसको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं एंड प्रिवेंट, रोकते हैं टूथ डीके, दांतों को नष्ट होने से, डिस्ट्रॉय होने से, टूटने से,
ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। देखिए क्या होता है कि कई बार हम काम करते रहते हैं घरों में, तो एक शहद की मक्खी आती है, हनी बी आती है ना, शहद की मक्खी, मधुमक्खी जिसको कहते हैं, ठीक है। और वो हम शहद करने तो उसका शहद तो टेस्ट नहीं करते, लेकिन वो अपने को टेस्ट करके चली जाती है, ठीक है। खूब देर से तेज दर्द होता है, आती है ना मधुमक्खी आई और आपके लड़ी और चली गई, लेकिन आपके खूब ज़्यादा दर्द हो गया, और मधुमक्खी का बुआ का बेटा आ गया, क्या कहते हैं उसको, टांटिया, ठीक है। ये टांटिया और लड़ता ना, ये मधुमक्खी के बुआ का लड़का ही है, ये टांटिया और लड़ता है ना अपने, आपको काटता है तो बहुत तेज दर्द होता है, ततैया, ठीक है ना। टांटिया या ततैया जब लड़ता है ना तो तीतरी बन जाती है अपनी, इधर उधर भागते फिरते हैं, क्या करें, होता है ना दर्द, तेज दर्द भी होता है, जलन भी होती है, लेकिन मरते तो है नहीं, बल्कि मरने से कम भी दर्द इनका नहीं होता है ना, ठीक है ना। तो ये क्यों होते हैं भाई, अपने को पता है कि भाई इनके डंक में, फिर एक और है अपनी बहुत बढ़िया कीड़ी, ठीक है ना, जिसको कहते हैं बालूड़ी कीड़ी, ठीक है, भूरी चींटियां, ब्राउन एंड्स होते हैं ना। अब आप खेत में बैठे आराम से काम करके पसीना आ रहा है, उसमें बैठ गए, फिर अपने आप के ऊपर बालूड़ी कीड़ी चली गई, चढ़ गई ऊपर, कांख में भी आ गई, यहाँ पर भी आ गई, यहाँ पर भी आ गई, कान के पीछे भी आ गई, तो क्या हो जाएगा भाई, मजा आएगा क्या, एकदम वो आपको लाल कर देंगे काट काट करके। क्या करें फिर, ऐसी कंडीशन आपके सामने उत्पन्न हो जाए जब किसी बिच्छू ने काट लिया हो, और कई बार ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके डंक थोड़ा सा भी चुभ गया ना, जो उसका कांटा या पत्तियां थोड़ी सी भी चुभ गई ना, उसका ही बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जबकि किसी किसी के कांटों का दर्द नहीं होता। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे नेटल जो प्लांट्स है, इसके पत्तियों पर छोटे छोटे बाल जैसे कांटे पाए जाते हैं, अगर ये आपको चुभ जाते हैं ना तो बहुत तेज दर्द व जलन होती है, ठीक है ना, पेन होता है, इरिटेशन होती है खूब तेज। तो इनको दूर करने के लिए अपने को पता है यार ये पेन किस कारण से हुआ, तो इन सब में क्या पाई जाती है बच्चा, एसिड। जब ये चुभते हैं तो एसिड भी छोड़ते हैं, ठीक है ना। आप लोगों से पूछ ले, मधुमक्खी जो है, हनी बी, इनमें इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, तो मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा नेटल का जो डंक है उसमें भी मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो एसिड के कारण अपने को क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। अब इसको दूर करना, अगर आपको पता है कि सर ने बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है कोई, और उसके अगर इसको दूर करेंगे ना तो उसका कुछ ना कुछ बेस यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको टांटिया वगैरह लड़ गया है, मधुमक्खी लड़ गई है, ततैया लड़ गया है, बिच्छू ने काट लिया है, तो सबसे पहले उपाय आप क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई क्षार लगा दीजिए। और क्षार अपने घरों में सबसे मौजूद क्या है, साबुन या सर्फ अगर पड़ी है ना, तो उस जगह साबुन या सर्फ लगा दीजिए, तो वह क्या सूझेगा नहीं, दर्द उसी समय फिनिश हो जाएगा। समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनी बी, स्टंग बाय ए हनी बी, क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है, डंक मारा है क्या मधुमक्खी ने, स्टंग का मतलब डंक मारना, मारा है, लगभग सभी ने मारा, सभी को ये काटती रहती हैं, फ्री है, ये काट सकती हैं, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि काट के भग जाती है, इसको कोई कोर्ट में जाना नहीं पड़ता। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कोजेज पेन। बी स्टिंग जो होता है ना, मधुमक्खी का डंक जो होता है ना, वह क्या छोड़ता है, एक एसिड छोड़ता है अपनी बॉडी में, जिसके कारण क्या होता है, पेन एंड इरिटेशन होता है, ठीक है। जैसे एसिडिटी में भी पेन एंड इरिटेशन हो रहा था, यहां पर भी पेन एंड इरिटेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इनमें क्या है, एसिड है, ठीक है। यूज द मिल्ड बेस। अब इसको दूर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मिल्ड बेस, कोई वीक बेस अपने को काम में लेनी पड़ेगी, लाइक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जानते हो क्या होता है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा,
क्या कहते हैं इसको, मीठा सोडा, देसी भाषा में जो घरों में उपलब्ध रहता ही है। इसको अपन गुलगुले बनाने में भी काम में लेते हैं, पूड़ी बनाने में भी काम में लेते हैं ना। मीठा सोडा जो होता है काम में तो लेते हैं, पूड़ी बना लो, गुलगुले बना लो, सॉफ्ट बनता है, ठीक है ना, हार्ड नहीं बनता है। तो ये मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, ये कहाँ मिल जाते हैं भैया, अपने किचन में मिल जाते हैं। तो इनको किसके ऊपर लगा ले, स्टंग एरिया। और सर्फ वगैरह तो मिल ही जाती है, साबुन सर्फ, ये भी क्षार होता है, इनको भी अपने यूज ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं भैया, जिस जगह आपको मधुमक्खी ने काटा है, स्टंग किया है, वहां पर ये आप लगा सकते हैं, जिससे अपने को रिलीफ मिलेगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल, स्टिकिंग हेयर, मैंने कहा था ना, नेटल जो है NETTLE, नेटल जो है इसके डंक में NETTLE, नेटल क्या होता है, नेटल एक प्लांट है, ठीक है। उसके जो लीव्स जो होती है ना, उसमें भी क्या आता है भाई, इंजेक्ट एसिड बेस, इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड। इन सभी में कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। काजिंग बर्निंग पेन, ठीक है ना, जलन और दर्द, इससे ये आप लोगों को होता है, जिसको भी ये लगा लो, हाथ धो लो, हाथ भी धो लो, थोड़ी देर लगा दो, 1-2 बार पेन लगा रखो, लगा थोड़ा सा गीलो कर तो बढ़िया रह लो, ठीक है ना, आराम आ लो, कोई दिक्कत को नहीं आवे। अब देखो, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, नेचर जो है उसके वो भी न्यूट्रलाइज, जो इसके माध्यम कहते हैं ना, प्रकृति में सबका इलाज है नेचर के पास। अगर वो डंक मारने वाले कोई चीज़ है ना, तो उसको निवारण करने वाली चीज़ भी, उसको करने वाली चीज़ भी वहाँ पर उपलब्ध होती है। देखो कैसे, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। नेटल क्या है, नेटल इज हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन विल्ड, ठीक है। किस प्रकार का प्लांट है, हर्बेसियस प्लांट है, शाकीय पौधा है। इसका जो स्टेम वगैरह जो होता है ना, बिल्कुल कोमल होते हैं, ठीक है ना। फिर इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, इनकी जो पत्तियां होती है ना, उसके ऊपर कुछ स्टिंगिंग हेयर होते हैं। स्टिंगिंग हेयर अपन तो उसको कह सकते हैं कि पतले पतले कुछ बाल के समान कांटे होते हैं, स्टिंगिंग हेयर कहेंगे उसको, ठीक है। विच, ये देखो ये साइड में दिख रहे हैं ना, क्रोध की जैसे, ये स्टिंगिंग हेयर है, ठीक है। विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली, जब अचानक रूप से अपने हाथ उसके ऊपर टच हो जाता है ना, तो क्या है, ये अपने चुभ जाते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड, किसके कारण, एसिड सीक्रेटेड बाय देम, इनके द्वारा कौन सी एसिड सीक्रेट होती है, मेथेनोइक एसिड सीक्रेट होती है। कौन सी एसिड सीक्रेट होती है, मेथेनोइक एसिड सीक्रेट होती है। ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विथ द लीफ ऑफ द डोक प्लांट। और देखिए आप, डोक प्लांट भी इसके आसपास ही उगा रहता है। कौन सा प्लांट, डोक प्लांट। 2 प्रकार के प्लांट है, एक तो नेटल, ठीक है, दूसरा कौन सा है, डोक प्लांट है, ठीक है। तो क्या है कि ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विथ द लीफ ऑफ द डोक प्लांट विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द विल्ड। समझ गए, इन द वाइल्ड। जो भी जंगल में अगर ये उगेंगे ना, डोक प्लांट्स और नेटल प्लांट्स पास ही उगे रहते हैं, उसका डंक आपको चुभ गया ना, उसका कांटा, तो उसका पत्तियां रगड़ लो अपने ऊपर, बस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। दर्द हो गया तो वो उसका इलाज कर देगा। कौन से प्लांट, लीफ ऑफ डोक प्लांट, इसके ऊपर आप रगड़ेंगे, रब करेंगे, रबिंग, ठीक है ना। रेमेडी इज रबिंग द एरिया विच द लीफ ऑफ डोक प्लांट्स विच ओपन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द विल्ड। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डोक प्लांट। क्या बता सकते हैं कि डोक प्लांट का नेचर कैसा है, बता देंगे क्या, कैसा है? बेसिक है। क्यों? नेटल में एसिड, कौन सा, मेथेनोइक एसिड, और अगर डोक प्लांट की जो लीव्स हैं उनको रब करने से अपने को आराम आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या है, उनमें क्या है, बेस है। क्या है भाई, बेसिक नेचर के हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ यू एक्सीडेंटली टच ए नेटल प्लांट व्हाइल ट्रेकिंग
आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच स्टिंग्स। आप और भी बहुत सारी आप चीज़ देख सकते हैं। अब देखिए, ये देखो नेक्स्ट अपनी इसकी चर्चा करेंगे कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एसिड किसमें पाया जाता है, ये बहुत बार जनरल साइंस में काफ़ी प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, विंजर को क्या कहते हैं, सिरका। विंजर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है भाई। विंजर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, ऑरेंज का मतलब संतरा, और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक। संतरा की साई दिया हो, संतरा साइट्रिक एसिड। ठीक है, और टेमेरिंड कौन सा है, इमली। इमली में कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, दही में श्योर मिल्क, खट्टे दूध में या दही में लैक्टिक एसिड। नींबू में वही साइट्रिक एसिड। और आंट स्टिंग, चींटी के डंक में कौन सा, मेथोनोइक एसिड। और नेटल स्टिंग में कौन सा, मेथोनोइक स्टिंग। और हनी बी के स्टिंग में कौन सा, मेथोनोइक स्टिंग, मेथोनिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे वेरियस साल्ट्स की। ठीक है, याद करके आना सारी बातों को। आ गई बात समझ में? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।